तो वहां पर जागीरदारों को समस्या आनी थी, तो वो समस्या आई और फिर औरंगजेब अपने हठधर्मिता के कारण दक्कन से हटा नहीं, अंत में वहीं पर उसका डेथ हुआ और मराठा समस्या का निराकरण वो नहीं कर पाया तमाम कोशिश के बावजूद भी, और एक अंतहीन युद्ध में फंस गया। तो वहां पर तो अलाउद्दीन खिलजी की नीति उससे सफल मानी जाती है। अब लास्ट वन इसमें है, नीचे ब्रेक देकर, हाँ हाँ हाँ, कि अलाउद्दीन खिलजी की दक्कन नीति, हेडिंग अलाउद्दीन खिलजी की दक्कन नीति का महत्व है। तो इसका कैसे संबंध होगा साम्राज्य, प्रशासकीय नीति है वह अगर हिंदुओं के लिए भी खोल रहा है, गैर तुर्कों के लिए भी खोल रहा है, भारतीय मुसलमानों के लिए भी खोल रहा है, तो इसका कैसे संबंध होगा साम्राज्यवाद की आकांक्षा से? कितने लोग समझ रहे हो? इन दोनों को जोड़ पा रहे हो ना? अगर वो अपनी नीति में का सामाजिक आधार का विस्तार कर रहा है तो कहीं ना कहीं वो साम्राज्यवाद की आकांक्षा से जुड़ रही है। जो अगर आपको साम्राज्य का संचालन करना है तो साम्राज्य को विभिन्न वर्गों का समर्थन चाहिए होगा, तो इसलिए उसने इस तरह की नीति को खोल दिया है ना। अब नेक्स्ट वन, पॉइंट नंबर, एक प्रकार की सामंती व्यवस्था कायम थी। ऊपर राजा की स्थिति कमजोर थी और बीच में मध्यस्थ और बिचौलिए थे। तो हिंदू कुलीन प्रभावी था, हिंदू कुलीन। तो हिंदू कुलीन में दो तरह के कुलीनों की चर्चा की है फारसी लेखकों ने। एक उसने कुलीनों की चर्चा की, जैसे लैंड रेवेन्यू सिस्टम में अलग से पढ़ाऊंगा और अलग से बताऊंगा, लेकिन यहां पर भी मैं लैंड रेवेन्यू सिस्टम के कुछ पहलू को इसलिए उजागर कर रहा हूं ताकि अलाउद्दीन खिलजी के भू सुधार को आप समझ सकें। मैंने पहले ही कहा है कि मेरे क्लास में नौ समझना अलाउड नहीं है। जो नहीं समझ रहे हो वो फिर प्रश्न करो, मैं उसको बताऊंगा, लेकिन न बिना समझे हुए पढ़ना, ये तो पढ़ना भी गलत है और पढ़ाना भी गलत है। और इतना ही सरल चीज है, जैसे देखो एक समय था इंडियन हिस्ट्री में जब शक्तिशाली राजतंत्र का समय आया था तो अधिकारियों के माध्यम से सीधे किसानों से वसूल किया जाता था। बीच में जब मध्यस्थ और बिचौली आ गए तो राजा की नौकरशाही भी छोटी हो गई, तो नीचे स्तर पर तो पहुंच नहीं रही, तो बीच में मध्यस्थ और बिचौली ही वसूली कर रहे हैं। अब अपना एक मध्यस्थ और बिचौलियों का लंबा इतिहास है, लेकिन जो फारसी लेखक आते हैं वो दो तरह के हिंदू कुलीनों की बात करते हैं। तो एक तरह का जो हिंदू कुलीन है उसको कहते हैं खुद मुकद्दम, एक तरह का जो हिंदू कुलीन है उसको फारसी लेखक कहते हैं जो उच्च कुलीन है, राय रनका रावत ठाकुर। अब राय रनका रावत ठाकुर ने नाम लिया है तो हम लोगों को भी यही नाम याद रखना है। वो जैसा कि नाम से विदित होता है कि राय रनका रावत ठाकुर राजा थे, क्षत्रिय राजा। तो जब तुर्की लोग बढ़े और उनके नीचे जो निम्न कुलीन थे, जो गांव के स्तर पर थे और परगने के स्तर पर भूराज की वसूली करते थे, तो गांव के स्तर पर थे, उनका नाम था, उनको फारसी लेखक ने लिखा है खुद और दूसरे का मुकद्दम। तो खुद का मतलब हुआ ग्रामीण जमींदार और मुकद्दम का मतलब हुआ गांव का मुखिया। तो मुकद्दम का भी नाम इसलिए आता है कि मुकद्दम भी तो जमींदार वर्ग से ही आता था, लेकिन एक को खुद कहा गया, दूसरे को मुकद्दम। और चौधरी है, वो चौधरी परगना के स्तर का अधिकारी था, जिसको कि परगना के स्तर पर वो राजस्व की वसूली वगैरह का काम करता था। तो हुआ होता ऐसा कि जब तुर्की लोग आए तो उनकी संख्या तो हिंदुस्तान में उतनी ही थी जितनी सब्जी में नमक। तो अब अगर एक उनके पास विकल्प था, जो देखो अब उस समय राजकीय आय का सबसे प्रमुख साधन क्या था? जैसे आपको फिल्म से मिलेगा कि सल्तनत काल में राजकीय आय का सर्व प्रमुख साधन निम्नलिखित में क्या था? चॉइस नंबर ए भू राजस्व, चॉइस नंबर बी औद्योगिक उत्पादन पर कर, सी व्यापारिक चुंगी, और डी राज्य के द्वारा लोगों पर आय कर लगाया जाना। क्या उत्तर आ रहा है? भू राजस्व। तो भू राजस्व राज्य का मुख्य साधन है, तो राज्य के संचालन के लिए तो भू राजस्व चाहिए। तो उनके पास एक विकल्प यह है कि जो मध्यस्थ और बिचौलिए हैं उनको बिल्कुल हटा दो और सीधा अपने अधिकारियों से, किसानों से डायरेक्ट राजस्व की वसूली करो। और हुआ ऐसा कि जो तुर्की लोग आए संख्या भी कम थे, सुरक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ खास क्षेत्र में बसे, और वैसे भी इस्लाम का झुकाव नगरों और कस्बों की तरफ ज्यादा था और गांवों की तरफ कम, और वो अधिकतर ग्रामीण क्षेत्र में स्थापित थे। तो एक तरीका था कि हिंदू कुलीनों को बिल्कुल विस्थापित करके अपने अधिकारियों से, अब किसानों से डायरेक्ट राजस्व की वसूली करिए। लेकिन न तो उस समय सल्तनत के राज्य को इतनी ताकत थी और ना ही सल्तनत का राज्य के पास इतने मानव संसाधन थे कि वो डायरेक्ट किसानों से वसूली कर पाता। तो उसने एक बीच का रास्ता अपना लिया था, एक बीच का रास्ता उसने अपना लिया था कि हम डायरेक्ट किसानों से वसूल नहीं करते हैं, बल्कि वही जहां उच्च कुलीन है,
मतलब कुछ क्षेत्र ऐसा थे जहां क्षेत्रीय राजा को उन्होंने बने रहने दिया, और कुछ ऐसे थे जहां क्षेत्रीय राजा को हटा दिया। तो जहां क्षेत्रीय राजा बने हुआ तो राय रंका रावत ठाकुर है ही, जहां उनको हटा दिया गया वहां खुद मुकदम चौधरी है। तो उन्होंने क्या किया कि क्षेत्रीय राजा के ऊपर या जो ग्रामीण कुलीन है उनके ऊपर दबाव बनाया और कहा कि एक खास रकम तुम हमें वार्षिक नजराना के रूप में दो। समझना पड़ेगा, तुम लोग मेंटली अलर्ट रहना, फिर इसके बाद पूछूंगा हाथ उठवाऊंगा। उनको कहा गया कि एक खास रकम तुम वार्षिक नजराना के रूप में देते रहना। तो राज्य डायरेक्ट किसानों से वसूल नहीं करता, बल्कि बीच मध्यस्थ और बिचौलियों से एक अंश प्राप्त करता। जो मध्यस्थ और बिचौलिए उसको एक खास रकम प्रति वर्ष देते, लेकिन राज्य को यह पता नहीं था कि कृषि उत्पादन कितना है, ग्रामीण क्षेत्र में रकबा कितना है जमीन की, और कितना प्रोडक्शन होता है, और कितने मध्यस्थ खा जाते हैं, और कितने हमारे पास मिलता है। तो जाहिर है कि राज्य को जो रकम मिलती थी वो नाकाफी थी। तो जब तक राज्य, इसीलिए राज्य शुरू में अपनी सेना भी स्थापित नहीं कर सका। बलबन ने दीवाने आरिज का गठन किया, लेकिन मुख्य रूप से प्रांतपतियों की सेना पर ही निर्भर रहा। लेकिन अब अलाउद्दीन खिलजी जब एक अस्थायी सेना की स्थापना कर दी है, तो हाथी पालने जा रहे हो तो चारे की व्यवस्था तो करनी ही पड़ेगी। उसके लिए संसाधन तुम्हें ज्यादा चाहिए। तो अलाउद्दीन खिलजी बेचैन हो रहा था कि नहीं, अब हम ग्रामीण कुलीनों को हटाएंगे और गांव में जाकर देखेंगे उत्पादन कितना है, और राज्य का अंश डायरेक्ट खींचेंगे, जो अपने आप में महत्वाकांक्षी योजना थी। बात समझ में आई है आप लोगों को? तो इससे पहले जो सुल्तान थे वो नगरों और कस्बों में ही स्थापित थे। अलाउद्दीन खिलजी ने ग्रामीण प्रशासन पर प्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित किया। तो अब उसमें भी पूरे गांव की तरफ अलाउद्दीन खिलजी नहीं जा रहा है, क्योंकि साम्राज्य तो बड़ा है। उत्तर भारत में भी तुम देखोगे तो कुल मिलाकर नहीं कुछ तो ब्यास नदी या रावी नदी या चिनाब नदी से लेकर पूरब में बंगाल तक के क्षेत्र पर तो नियंत्रण है ही, या उत्तर में बिंद तक तो डायरेक्ट नियंत्रण है, और उसके दक्षिण में अप्रत्यक्ष नियंत्रण है। तो इतने बड़े क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्रों में अगर राज्य चाहता कि मैं डायरेक्ट वसूली करूं तो राज्य के लिए संभव ही नहीं था। तो उस समय दो तरह के क्षेत्र होते थे। एक होता था, इसको कहते हैं खालिसा, माने दिल्ली के आसपास जो गंगा यमुना का द्वाब क्षेत्र है वो क्षेत्र है खालिसा। और उससे बाहर का जो क्षेत्र है उसको उसने बड़े बड़े प्रांतीय एकता में विभाजित कर दिया, और बड़े बड़े प्रांतीय एकता में विभाजित करके अमीरों के बीच आवंटित कर दिया गया था। ये अमीर कहलाते थे मुक्ति। उस समय प्रांतीय प्रशासन का कोई सम्यक ढांचा नहीं था, बल्कि एकता ही प्रांतीय प्रशासन का विकल्प था। और एकता व्यवस्था जो स्थापित की गई थी उसका भी एक महत्वपूर्ण उद्देश्य था, दूरस्थ क्षेत्र से राजस्व की वसूली की जा सके। क्योंकि आप समझ सकते हो कि उस समय एक बड़े क्षेत्र में राय रंका रावत ठाकुर फैले हुए थे और खुद मुकदम चौधरी। अगर केंद्रीय सेना या केंद्रीय सरकार चाहता कि हम मुल्तान से लेकर लखनौती तक डायरेक्ट हम राजस्व की वसूली करते रहे खुद से, तो पागल हो जाता। कभी इस क्षेत्र से राज्य का कोई सम्यक ढांचा नहीं था विभाजित करके, और उससे बाहर का जो क्षेत्र है उसको उसने बड़े बड़े प्रांतीय एकता में विभाजित कर दिया, और बड़े बड़े प्रांतीय एकता में विभाजित करके अमीरों के बीच आवंटित कर दिया गया था। ये अमीर कहलाते थे मुक्ति। उस समय प्रांतीय प्रशासन का कोई सम्यक ढांचा नहीं था, बल्कि एकता ही प्रांतीय प्रशासन का विकल्प था। और एकता व्यवस्था जो स्थापित की गई थी उसका भी एक महत्वपूर्ण उद्देश्य था, दूरस्थ क्षेत्र से राजस्व की वसूली की जा सके। क्योंकि आप समझ सकते हो कि उस समय एक बड़े क्षेत्र में राय रंका रावत ठाकुर फैले हुए थे। उद्देश्य था दूरस्थ क्षेत्र से राजस्व की वसूली की जा सके। क्योंकि आप समझ सकते हो कि उस समय एक बड़े क्षेत्र में राय रंका रावत ठाकुर फैले हुए थे और खुद मुकदम चौधरी। अगर केंद्रीय सेना या केंद्रीय सरकार चाहता कि हम मुल्तान से लेकर लखनौती तक डायरेक्ट हम राजस्व की वसूली करते रहे खुद से, तो पागल हो जाता। कभी इधर दौड़ता तो इधर विद्रोह होता, कभी उधर दौड़ता उधर विद्रोह होता, और प्यार से तो देते नहीं थे, उन पर दबाव डालना पड़ता था। तो इसके लिए क्या किया कि इसको बड़े बड़े प्रांतीय एकता में विभाजित कर दिया, और जो महत्वाकांक्षी अमीर थे उनको मुक्ति बना के भेज दिया कि अपनी सेना से वहां के जमींदारों को दबाएं और वहां से राजस्व को खींचकर दिल्ली के खजाने में भेजे। इसीलिए उनको कहा गया था कि आप पहले राजस्व की वसूली करके अपने प्रशासन को संभालिए और सैनिक ताकत को बढ़ाइए, मतलब कि आप एक सेना को रखिए। प्रशासन होता, कभी उधर दौड़ता उधर विद्रोह होता, और प्यार से तो देते नहीं थे, उन पर दबाव डालना पड़ता था। तो इसके लिए क्या किया कि इसको बड़े बड़े प्रांतीय एकता में विभाजित कर दिया, और जो महत्वाकांक्षी अमीर थे उनको मुक्ति बना के भेज दिया कि वो अपनी सेना से वहां के जमींदारों को दबाएं और वहां से राजस्व को खींचकर दिल्ली के खजाने में
इसीलिए उनको कहा गया था कि आप पहले राजस्व की वसूली करके अपने प्रशासन को संभालिए और सैनिक ताकत को बढ़ाइए, मतलब कि आप एक सेना को रखिए, प्रशासन का खर्च वहन करिए और जितनी फवाजिल रकम है वो केंद्रीय खजाने में भेजिए। उसी में समस्या आ जाती थी कि मतलब तार से गिरा तो मतलब आकाश से गिरा तो खजूर पर अटका। अब सवाल ये उठता है कि आप अगर किसी तरह से हिंदू कुलीनों से रकम खींचने में कामयाब होते हैं तो मुक्ति से रकम खींचना मुश्किल हो जाता है। मुक्ति कहता है बच कहां रहा है, समझ रहे हो कि नहीं? मेरी बात तुम तक पहुंच रही कि नहीं पहुंच रही है? क्योंकि मुक्ति को तय करके देना है कि फवाजिल रकम केंद्रीय खजाने में भेजना है, तो पहले फवाजिल दिखेगा तब तो मुक्ति की कोशिश होती कि फवाजिल दिखाएं ही नहीं, और केंद्र की कोशिश होती थी कि ज्यादा से ज्यादा फवाजिल वसूल करें। तो वही एक महत्वपूर्ण तनाव का कारण होगा। और तुम लोग अगर पढ़ रहे हो खंड नंबर 3 तो यहां से ध्यान देना शुरू करो और यहां से अकबर के सूबा प्रशासन तक जाकर देखो कि कैसे धीरे धीरे प्रांतीय प्रशासन सुधरता है और कैसे कैसे केंद्रीय सरकार के पास संसाधन ज्यादा आते जाते हैं, कैसे व्यवस्था चुस्त होती जाती है, कैसे प्रशासनिक सुधार होता जाता है। और एक समय ऐसा आएगा जो अकबर जैसे बादशाह और अकबर और जहांगीर और शाहजहां जो इतने बड़े बड़े ये मुगल साम्राज्य अजगर की तरह जो रहेगा और इतना जो सांस्कृतिक विकास भारत में होगा, इतने बड़े बड़े महान स्थापत्य बनाएंगे, साहित्य को संरक्षण देंगे और हिंदुस्तान में एक बड़ी सेना बनाएंगे, पूरा वर्ल्ड वाइड अपनी प्रतिष्ठा स्थापित करेंगे, वो बिना संसाधन के संभव नहीं है। और संसाधन के लिए योग्य सूबा प्रशासन की आवश्यकता थी जो अकबर ने डेवलप किया था। लेकिन आगे चलकर मुगलों को भी एक क्राइसिस का सामना करना होगा, जागीरदारी संकट और कृषि संकट, और इस कारण से मुगल साम्राज्य का विघटन होगा। तो ये सारे पहलू एक दूसरे से खंड नंबर 3 में सल्तनत और मुगल दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। तो प्रशासनिक संरचना का विकास देखना होगा तो केवल अलाउद्दीन खिलजी ही याद नहीं रखना होगा। अलाउद्दीन खिलजी से मोहम्मद बिन तुगलक के समय क्या विकास हुआ, अफगानों के समय कौन सी प्रवृत्तियां आई, शेर शाह ने क्या किए, मुगलों के समय किस प्रकार के सुधार हुए। जो सारे सुधार जब अपने दृष्टिपथ पर आएगा तब क्वेश्चन का आंसर होगा। लेकिन तुम लोग इतने पार्ट पार्ट में पढ़ने के आदी हो और पढ़ने की पुरानी तुम लोगों की आदत इतनी गंदी है जिसको सुधारने में हमको बहुत टाइम लग जाए। तुम लोग जो एक युग से दूसरे युग जाते हो तो मूव ही नहीं करते हो हमारे साथ। ये हमारे साथ बहुत बड़ी विडंबना, और जब तक यह नहीं करोगे तब तक यूपीएससी से तुम दूर ही बने रहोगे, हम कुछ कर नहीं पाएंगे। क्वेश्चन आपसे पूछेंगे स्थानीय सल्तनत काल से मुगल काल तक स्थानीय प्रशासन के विकास पर टिप्पणी कीजिए। यूपीएससी का ट्रेंड वह बन गया। तो पहले पता यह होना चाहिए कि स्थानीय प्रशासन में सरकार और परगना का प्रशासन आएगा, और सरकार और परगना का प्रशासन शेर शाह के समय डेवलप किया है। उससे पहले सल्तनत में उस सरकार के बदले शीख कहा जाता था, परगना सल्तनत काल में भी। लेकिन शेर शाह ने सरकार और परगना को कैसे सुधारा, और अकबर के समय फिर सरकार और परगना कैसे सुधरेगा, वो बैठ के केवल क्लास में झांकने से नहीं होगा। उसके लिए मेंटली अलर्ट होकर अपना पैशन डेवलप करना पड़ेगा। और इसीलिए तुम लोग को जो मुंह खानी पड़ती है क्वेश्चन आंसर में कहीं भी, इसीलिए मुंह खानी पड़ती है कि तुम लोग को इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी हमने दी हुई है कि चेंजेज को समझो हमारे साथ साथ। हम हर चीज कॉपी में लिखवा रहे हैं, तुमको केवल उसको पचाना है। और उसमें भी अगर एक दिन भी रिवीजन तुम्हारा बंद होता है या तुम घर पर जाके अगर इसके लिए अटेम्प्ट एफर्ट नहीं लगाते हो तो फिर तुम्हारा एक बहुत बड़ा। और हम इस तरह की पढ़ाई में तुम जान लो कि तुम लोग 20-25 बच्चे भी पूरे क्लास में अगर आगे बढ़ गए तो हम उसी को लेके फिर बढ़ जाएंगे, क्योंकि हम सबको आपको मोटिवेट कर रहे हैं और सबका काम है इस तरह से डेवलप करके देखना। तो अब एक बात बताओ, अलाउद्दीन खिलजी का जो मैंने बताया कि अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया, केवल इसी क्षेत्र में, इस क्षेत्र में तो पांव ही नहीं रख सकता है, ये तो संभव ही नहीं है राज्य के लिए। यहाँ तो मुक्ति पर ही डिपेंड करना पड़ेगा, और मुक्ति पर डिपेंड करना पड़ेगा तो उसमें कोई अगर ताकतवर सुल्तान होगा तो मुक्ति पर बेहतर नियंत्रण स्थापित करेगा। सुल्तान जब कमजोर होता था विद्रोह भी कर देता, स्वतंत्र होने की बात करता था। तो यही उस समय प्रांतीय प्रशासन का विकल्प था। अब अलाउद्दीन खिलजी जो बूढ़ा उसका सुधार करेगा, उसमें अलाउद्दीन खिलजी क्या करेगा पहले, तो उसमें कई कदम उठाएगा। जैसे तुम देखो ये खालिसा क्षेत्र है, तो खालिसा क्षेत्र में हुआ क्या था कि मैंने जब इल्तुतमिश के बारे में आपको बताया था, तो इल्तुतमिश के बारे में एक बात जान लीजिए कि इल्तुतमिश ने जो सैन्य व्यवस्था को संगठित किया था, तो सैन्य व्यवस्था को संगठित करने में छोटे छोटे जागीरिये आवंटित कर दिए थे उसने सैनिकों को। मतलब 2000 सिमसी सरदारों को गंगा यमुना द्वाब में जागीर दे दी थी। आपको याद होगा कि मैंने एक बात बताई थी कि एक तरह से इल्तुतमिश पहला ऐसा सुल्तान था जिसने द्वाब क्षेत्र के आर्थिक महत्व को समझा था, कि उसको लगा था कि हम अगर कुछ मुसलमानों को वहां बसा देंगे तो हिंदू कुलीनों पर नियंत्रण स्थापित कर सकेगा और फिर केंद्र के पास अधिक संसाधन आ सकेंगे। कहीं ना कहीं उसकी ये मंशा जरूर थी, इसलिए उसने लगभग 2000 सिमसी सरदारों को यहाँ भू राजस्व का भूमि का आवंटन कर दिया था। फिर इसमें एक जगह होती है उसको कहते हैं मिल्क का मतलब हुआ पेंशन। अब जैसे अब वो जो सैनिक थे वो रिटायर कर गए तो जागीर फिर भी उनके पास बनी रह गई, पेंशन के रूप में खाइए। वक्फ का मतलब होता है धार्मिक,
अनुदान। तो बहुत सारे काजी उलेमा थे जो धर्म के संवर्धन के लिए काम करते थे, उनको भी द्वाब क्षेत्र में जागीर दे दी गई थी, तो काजी लोग। और फिर काजी के अतिरिक्त तो मिल्क, वक्फ और इनाम, इनाम का मतलब है जो कोई विशेष राज्य को सेवा प्रदान करता था उसको इनाम में भूमि दे दी जाती थी। तो मिल्क, वक्फ और इनाम 3 प्रकार की भूमि थी, और ये तीनों भूमि ने इतना ज्यादा हिस्सा इसमें ले लिया था कि खालिसा क्षेत्र में भी अच्छा खासा लैंड एक मिल्क, वक्फ और इनाम में जा रहा था। जब इल्तुतमिश के बाद बलबन आया था तो बलबन को यह बात अखर रही थी कि जब वो सैनिक सेवा नहीं कर रहे तो उस सैनिकों की भूमि ले लेनी चाहिए। तो बलबन ने जब यह प्रयास किया तो बलबन का एक उसमें दिल्ली का कोतवाल हुआ करता था फखरुद्दीन, मैंने नाम बताया था, और बलबन का व्यक्तिगत मित्र भी था। आप लोग बिल्कुल कबूल नहीं करो, लेकिन फखरुद्दीन के दामाद निजामुद्दीन के बारे में मैंने बताया था कि निजामुद्दीन क्याकुवाद के समय दिल्ली का प्रशासन जो डीजी था, मैंने कहा था कि कहने के लिए कोतवाल थे लेकिन डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस आज की तरह मान लो। तो वो उस समय सुल्तान के करीब भी रहता था, जैसे अलाउद्दीन खिलजी के करीब था अलाउल मुल्क, उसको अलाउल मुल्क बोलते थे। तो ये जो मिल्क, वक्फ और इनाम का जो लैंड था, वो लैंड को पहले मिल्क जो वो सैनिक जो अब रिटायर हो चुके थे फिर भी उस जागीर का उपभोग कर रहे थे, तो बलबन ने पहले चाहा कि वो जागीर हम ले लें वापस। तो इस पर अलाउद्दीन खिलजी ने, सॉरी, इस पर कोतवाल जो दिल्ली का था फखरुद्दीन, वो उसका व्यक्तिगत मित्र था, कहा कि नहीं ऐसा अनर्थ मत कीजिए, अरे कभी उसने राज्य की सेवा की है, आज भले ही रिटायर कर गए, उनको रहने दीजिए। तो बलबन शांत हो। अलाउद्दीन खिलजी ने एक झटके में मिल्क, वक्फ और इनाम की भूमि को समाप्त करके उसको खालिसा में दोबारा तब्दील कर लिया। माने ये सब जो छोटे छोटे टुकड़े थे उसको हटाया, उसके उपभोक्ता को कहा कि अब जाइए, इसमें आपको नहीं मिलेगा, अब राज्य की भूमि हुई, तो इस सीधे राज्य की आमदनी उससे बढ़ गई। ये बात समझ में आ रही है क्या? बात समझा? मिल्क, वक्फ और इनाम को जब वो खालिसा भूमि में तब्दील कर लिया, खालिसा भूमि का मतलब होता है वह भूमि जिसकी आमदनी सीधे राज्य के पास पहुंचती है, उसको कहते हैं खालिसा भूमि। तो उसने मिल्क, वक्फ और इनाम की भूमि को कहीं ना कहीं खालिसा भूमि में तब्दील कर लिया। तो एक काम तो उसने कर दिया। दूसरा, बीच में 2 तरह के, इसको हम करते हुए आगे बढ़ते हैं। लिखो तो नीचे ब्रेक देकर पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा। हाँ हाँ हाँ, अलाउद्दीन खिलजी के भूराज सुधार के उद्देश्य, हाँ चाहे भूराज सुधार के उद्देश्य कर दो, भूराज सुधार के उद्देश्य तो हमें रोकना पड़ेगा। तो दूसरा वाला जो लक्ष्य था वो जांच कमेटी की रिपोर्ट से प्रभावित थी। लेकिन तुम गौर करोगे आगे जब शेरशाह, अलाउद्दीन खिलजी और शेरशाह की पद्धति की तुलना होगी कि शेरशाह की पद्धति का लक्ष्य कहीं ना कहीं किसानों की सुरक्षा भी होगी और कहीं ना कहीं कृषि का विकास करना भी होगा, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी की पद्धति में किसान कहीं नहीं है। यही चीज शेरशाह की पद्धति को प्रगतिशील बनाएगी और यही चीज अलाउद्दीन खिलजी की पद्धति को पीछे किया हुआ है। और यह तुमको आगे देखोगे 1995 में यूपीएससी में अलाउद्दीन खिलजी की पद्धति और शेरशाह की पद्धति दोनों के बीच तुलना पूछी थी। आगे मैं भी तुलना वाला क्वेश्चन कराऊंगा और इस बात के लिए तुम तैयार हो जाओ। तो लक्ष्य तो तुम्हारा स्पष्ट हो गया। अब पैराग्राफ चेंज करिए और लिखिए हेडिंग, हाँ लिखिएगा, कृषि सुधार के लिए उठाए गए, हाँ भूमि, हाँ कृषि सुधार, बुरा सुधार, एक मिनट, हाँ लिखिएगा, हाँ कृषि सुधार नहीं, बुरा सुधार के लिए उठाए गए कदम, बुरा सुधार के लिए उठाए गए कदम, बुरा सुधार के लिए उठाए गए कदम, कदम, हाँ कदम, हाँ हाँ कदम, हाँ इसमें लिखना, हाँ मिल्क, वक्फ, इनाम, एकता, एकता। ये मैंने इसलिए दे दिया कि आपको दिमाग में इमेज बन जाए। पॉइंट फर्स्ट उठाएगा कदम, डैश देकर पॉइंट फर्स्ट लिखिए, हाँ हाँ, कि उसने 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 खालिसा क्षेत्र में, उसने खालिसा क्षेत्र में मिल्क, ऊपर देख लो मिल्क, ब्रैकेट में केवल लिख लेना पेंशन, 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 फिर कॉमा दो वक्फ, वक्फ को फिर ब्रैकेट में डालो धार्मिक अनुदान, धार्मिक अनुदान तथा इनाम,
इनाम ब्रैकेट डालो, विशिष्ट, हाँ विशिष्ट कार्य के बदले, ब्रैकेट बंद करो, कि भूमि को राजकीय भूमि में परिवर्तित कर लिया, राजकीय भूमि में परिवर्तित कर लिया, जिस कारण खालिसा क्षेत्र की आमदनी बढ़ गई, जिस कारण खालिसा क्षेत्र की आमदनी बढ़ गई, खालिसा क्षेत्र की आमदनी बढ़ गई, बढ़ गई। जल्दी डायग्राम बनाओ फटाफट, ऊपर वाला बनाओ। कॉन्सेप्ट क्लियर? कोई डाउट कहीं? कौन भूमि तब्दील हुई पता है? वो खालिसा में ही था, लेकिन अच्छा खासा उसमें से निकाल के भी अनुदान दे दिए थे, उस अनुदान को वापस ले लिया, फिर राज्य की आमदनी बढ़ गई। इज दिस वन क्लियर? दूसरी बात है कि जो भी बहुत बुरा सुधार हो रहा है बच्चे, तुम एकता की तरफ देखना मत, एकता में वो कुछ नहीं कर रहा है, एकता में तो कर भी नहीं सकता, एकता में तो केवल मुक्ति पर नियंत्रण कर रहा है कि ज्यादा पैसा दो हमको, फवाजिल दो ज्यादा, एकता में तो यही उसका हस्तक्षेप है। लेकिन जो भी प्रयोग है वो खालिसा में है केवल। पॉइंट 2 लिख देना, पॉइंट क्या लिख रहा था, 1-1-2 में, लेकिन वहां पर तुमने 4 लिखा हुआ है ना, बुरा सुधार में 4 लिखा हुआ है, फिर 1-2। ऐसा करो, दोनों थोड़ा अपना दिमाग नहीं लगाते हो यार, तुम 1-2 अभी जो अलाउद्दीन खिलजी के टोटल सुधार किए हो उसमें 4 तक लिखे हो, फिर इसमें 1-2 है, तो तुम लोग 1 को रोमन में 1-2 में बदलो ना, इतना तो कम से कम अपना दिमाग लगा सकते हो। अब मुख में चम्मच लेके हम खड़े हैं तो अभी तुम लोग मतलब चूसने के लिए तैयार नहीं रहते हो, हद हो गई भाई। तुम लोगों को पॉइंट ठीक से डालना है ताकि रिवाइज करने के समय वो चीज तुम्हारे दिमाग में बिल्कुल आ जाए। हो गया? तो क्या खालिसा क्षेत्र में ग्रामीण भूमि क्या थी, नहीं समझा हमने? एक मिनट शांत रहे प्लीज। हाँ, खालिसा क्षेत्र में ग्रामीण मतलब आप हमको लगता है बहुत जबरदस्त कंफ्यूजन के शिकार हो, अच्छा किया पूछ लिया। खालिसा क्षेत्र का मतलब उसका नाम खालिसा क्षेत्र है, लेकिन खालिसा क्षेत्र तो उसमें उसी तरह से गांव तो आएंगे ही ना। खालिसा का मतलब द्वाब क्षेत्र, तो द्वाब जैसा है वैसा ही रहेगा, उसका कैटेगोराइजेशन खालिसा क्षेत्र होगा। नहीं, अभी भी आप सेटिस्फाइड नहीं हो, पहले पहले क्लियर करो, एश्योर करो कि तुम क्लियर हो। तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है, फिर ठीक से क्लियर करो एकदम अक्षर सा। अरे ग्रामीण सब ग्रामीण क्षेत्र है मेरे भाई, नगर तो इक्के दुक्के हैं, राजस्व तो गांव में, खेती नगर में नहीं हो रही है ना, खेती कहां हो रही है, गांव में हो रही है। अंतर यह है कि जो नजदीक का गांव है उसको खालिसा में रखा ताकि केंद्रीय अधिकारी डायरेक्ट जाके वसूली कर सकें, जो दूर है उसमें समझा कि भाई केंद्र नहीं वहां जा सकती है, वहां पर बहुत उसको प्रॉब्लम होगा, तो एकता बना के मुक्ति को बैठा दिया कि जा वसूल के ला, सेना रख, प्रशासन चला और फवाजी रकम भेजा। इतनी ही तो बात है। आर यू क्लियर? तो फिर गांव वगैरह का चक्कर मत में, मतलब वो सब गांव ही है। लेकिन उसमें हुआ क्या था, खालिसा जो गंगा यमुना का द्वाब जो सबसे उपजाऊ क्षेत्र है उसको खालिसा में रखा था ताकि राज्य का आर्थिक आधार मजबूत रहे। पंगा उसमें यह लग गया था कि इससे पहले जो सुल्तान है वो थोड़ा थोड़ा करके इसको अनुदान दे दिया, उसको अनुदान दे दिया, तब गंगा यमुना द्वाब में भी अच्छा खासा भूभाग चला गया था अनुदान में। अलाउद्दीन खिलजी की नीयत खराब हो गई राज्य की आमदनी को, उसने कहा कि भाई अब अनुदान हुआ, बहुत लिए, 3 पुश्त खाए, अब वापस करिए राज्य को। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? क्लियर? बस यही है पहले चरण में, ये पॉइंट नंबर 2, वही रोमन 2 लिखो, रोमन 2 में लिखो कि
देखिए उसका मुखिया का एक स्टेटस है, सारे जमींदार मुखिया नहीं है, उसमें कोई एक जमींदार मुखिया होगा, वो भी जमींदार है। जमींदार का मतलब भूस्वामी। ज्यादा मीनिंग निकालने की कोशिश मत करो, उलझ जाओगे। आपको मैं बहुत सुलझा के दे रहा हूं, इतना सुलझा के दे रहा हूं कि उलझने में आपको बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी आगे। मैं आपको बता रहा हूं कि जमींदारों में ही किसी जमींदार को मुकद्दम का स्टेटस मिल गया, उसका अधिकतर मुकद्दम का बेटा ही मुकद्दम बन जाता था। तो एक फैमिली खास है जो मुकद्दम फैमिली के नाम से जाना गया। जमींदारों में भी ज्यादा इज्जतदार जमींदार हो गया। और जमींदार का मतलब होता है जिसके पास बहुत अधिक भूमि हो। तो खुद है जो भूमिधारी वर्ग से है, मुकद्दम भी भूमिधारी वर्ग से है, परंतु उसको गांव के मुखिया का दर्जा भी मिल गया। बस इतना ही तुम याद रखो, इससे ज्यादा उसमें बौद्धिक जुगाली मत करो, है ना। मेरी बात समझ में आ गई? हाँ, चौधरी का पद यहाँ नहीं छूते हैं, वो परगना का अधिकारी है, समझ लो ना। बोलने के समय फारसी लेखक खुद मुकद्दम चौधरी तीनों नाम एक साथ बोल जाते हैं, लेकिन चौधरी गांव के स्तर से ऊपर जो परगना का स्तर होता था उस स्तर पर चौधरी होता था, मतलब खुद मुकद्दम से वो बड़ा जमींदार था। अभी हम चौधरी की चर्चा नहीं करते हैं। चौधरी शब्द जो मैंने कहा उसको आप भूल जाइए, मुझे वापस कर दीजिए। कर दिया। खुद मुकद्दम केवल ध्यान रखिए, तत्काल इसी से काम चलाइए, क्योंकि ज्यादा इसमें मीनिंग लगाएंगे फिर आप उलझ जाएंगे। यहां तक क्लियर हुआ? अब देखो इसमें ये क्या है, ये जो जमींदार थे, ग्रामीण जमींदार, जब तक राज्य का हस्तक्षेप तो होता नहीं था। राज्य कोई, जैसे अगर मानो जहां ऊपर के जमींदार है, मैं कहा रायरन का रावत ठाकुर जहां बचे हुए हैं, अगर राज्य उनको नहीं हटाया है तब तो वो रायरन का रावत ठाकुर को टैक्स देंगे नीचे से। रायरन का रावत ठाकुर नहीं तो डायरेक्ट राज्य से इनकी डीलिंग है। तो ये क्या करते थे, राज्य को एक मुफ्त अमाउंट, लमसम अमाउंट प्रति वर्ष देते थे। अब प्रति वर्ष जो लमसम अमाउंट देते थे, वो अमाउंट कितना होता था और राज्य नहीं, मतलब राज्य ने एक फिक्स अमाउंट ले लिया, लेकिन इनका गांव में आमदनी क्या है, गांव में जमीन कितनी है, उस जमीन में प्रोडक्शन कितना है, ये जो खुद मुकद्दम है कितने वसूल कर रहे हैं, कितने राज्य को दे रहे हैं, इसके बारे में राज्य पूरी तरह अनभिज्ञ था और जानने की कोशिश भी नहीं करता था। क्योंकि वो जानता था अगर हिंदू कुलीनों के मुख से निवाला छीनने की कोशिश करूंगा तो फिर हमारा शासन ही यहां इंडिया में ध्वस्त हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास उतना रिसोर्सेस नहीं। अलाउद्दीन खिलजी बहुत साहस दिखाया, उसने कहा नहीं हम तो डायरेक्ट हस्तक्षेप करेंगे। अलाउद्दीन खिलजी पहले क्या करेगा कि जो जमींदार और खुद मुकद्दम वो दो तरह से आमदनी प्राप्त करते थे। एक आमदनी कहलाता था कि वो जो राज्य को राजस्व वसूल कर देते थे, उसके बदले राज्य से वो 10% राजस्व का कमीशन ले लेते थे। उनको हुकूक एक खोती कहा जाता था, हुकूक एक खोती। और फिर वो क्या करते थे, उतना हुकूक एक खोती को राज्य ने मान्यता दी हुई थी, और वो वैध कर था, जो वैध हिस्सा था जो राज्य से लेते थे। उसके बाद वो क्या करते थे, इतने से ही उनकी प्यास नहीं बुझती थी, वो क्या करते थे कि किसानों से भी जाके गैर कानूनी ढंग से उनकी उत्पादन का 10% खींच लेते थे, किस्मत एक खोती के रूप में। किस्मत एक खोती उनको स्वीकृति नहीं मिली हुई थी, वो अवैध ढंग से किस्मत एक खोती लेते थे। इसके अलावा उनका तीसरा फायदा यह था कि भूमि की माप नहीं थी, तो राज्य तो देख रहा है, राज्य को अगर मान लो है कि पूरे गांव का टैक्स जाना है, तो पूरे गांव में तो 1000 बीघा का रकबा है, तो 800 बीघे के रकबे से ही राजस्व वसूल करते थे। उनका 200 बीघा जो अपना खेत था वो राजस्व मुक्त चल रहा था, उसमें कोई राजस्व नहीं लगना है। और चौथा फायदा उनका यह था कि वैसे भी तुम देखोगे गांव में अभी भी जो कोई जमींदार बचे हुए हैं, तो गांव का सबसे बेहतर लैंड उन्हीं के पास होता है, क्योंकि पुश्तैनी लैंड चला आता है। अगर लोग बेचता भी है तो खराब लैंड बेचता है, अच्छा बचा के रखता है, तो पता चलेगा। चाहे अभी भी अगर तुम बड़े बड़े टाउन में जाओगे, हालांकि अब तो बहुत कॉन्फ़िगरेशन बदल गया है, नए नए धनाढ़ लोग आ गए हैं, लेकिन अभी जो पुराने प्लॉट कहीं कहीं नगरों में दिखेंगे, पुराने पुराने धनाढ़ लोगों का है, जिसकी आज ना कोई बिक्री है ना कोई कीमत है। तो जाहिर है कि गांव की जो सबसे बेशकीमती भूमि और सबसे बेहतर भूमि थी, खुद मुकद्दम के पास होती थी। तो खुद मुकद्दम को 4 फायदे हैं, हुकूक खोती 1, किस्मत खोती 2, राजस्व मुक्त जमीन 3, और गांव की बेहतर भूमि पर उनका नियंत्रण 4। याद रहेगा? अब अलाउद्दीन खिलजी क्या करेगा उसको देखिए, लिखिए नीचे ब्रेक देकर। वो 5 मिनट का ब्रेक ले लो।